जो नया बहाली हो रहा है उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। क्या पेंशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो बोलिए जोर से सरकार मुर्दाबाद। हमारे साथ आप भी कंधा से कंधा मिला करके खड़ा होइए। ये लड़ाई हम लड़ेंगे। हमारी लड़ाई समाज को बांटने की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई समाज में एकता को स्थापित करने की लड़ाई है। जो वर्दी पहन करके खड़ा है वो हमारे ही घर के भाई और बहन हैं, और हमारा ही भाई खेत में कुदाल लेकर के मजदूरी कर रहा है, किसानी कर रहा है। इस देश में जवान और किसान आपस में लड़ने वाले नहीं हैं। जय जवान जय किसान जय संविधान के नारे को हम बुलंद करेंगे, और इसी नारे के साथ हम हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे, उनके सपनों को पूरा करेंगे जिनके सपनों के लिए आज हम इस श्रद्धांजलि सभा में खड़े हुए। इस देश में जो नकली देशभक्त बन करके घूम रहे हैं उनका पर्दाफाश करेंगे, और देश की आम आवाम के लिए अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, इसको मजबूत करेंगे। और कहते हैं ना कि संयोग भी कभी कभी सच बन करके आपके आंख के सामने तैरने लगता है। अभी जो हमको गमछा ओढ़ा रहे थे उनका नाम है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर सत्यनारायण बाबू का गाड़ी चलाते थे। श्याम सुंदर जो गमछा हमको ओढ़ाए तो गमछा को जब हम ध्यान से देखे तो गमछा पे वो मजेदार चीज लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है नकली माल से सावधान, और नीचे में कमल का फूल बना हुआ है। देख लीजिए कैमरा में, देख लीजिए आप लोग, नकली माल से सावधान और उस पे कमल का फूल बना हुआ है। बताइए, कंपनी हम नहीं बनाए हैं, जान पूछ करके श्याम सुंदर ही गमछा नहीं खरीद के लाया है। इसीलिए हमने आपको कहा कि कई बार संयोग भी सच बन करके बोलता है, और सच ये है कि ये नकली माल है। इस नकली माल से हमको सावधान रहने की जरूरत है, और ये नकली माल इस देश को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। एक मशहूर शायर ने कहा है कि मुझे आता नहीं ना मुहतरम को मुहतरम कहना, किसी को ज्यादा किसी को कम कहना। इसीलिए हमारी जो राजनीति है वो राजनीति सत्ता हासिल करने की राजनीति नहीं है। सिर्फ सत्ता हासिल करना हमारे राजनीति का उद्देश्य नहीं है। हमारी राजनीति का उद्देश्य ये है कि इस देश की महिलाओं के हक और अधिकार के लिए नियम बने, और सिर्फ नियम नहीं बने, अगर वृद्धा पेंशन देने का नियम बना है तो एक एक वृद्धाओं को वो पेंशन मिले। यही हमारी राजनीति है। हमारी राजनीति ये नहीं है कि हम किसानों के नाम पे संगठन बना करके किसानों से चंदा वसूलते रहें। हमारी राजनीति ये है कि नियम बने, अगर नियम बना है एमएसपी मिलने का तो एक एक किसानों को एमएसपी मिले। ये हमारी राजनीति है, ये हमारी लड़ाई है। हमारी राजनीति ये नहीं है कि छौड़ा सबके दू चिरू दारू पिलाय के बुलेट में पेट्रोल भराय के आ मुंगेर से पिस्तौल लाय के दे देवे इनकलाब जिंदाबाद हमरा पीछा करते। हमारी राजनीति ये नहीं है। हमारी राजनीति ये है कि हमारे देश के नौजवान अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर उन्होंने ITI किया है, अगर उन्होंने पॉलिटेक्निक किया है, अगर उनके पास योग्यता है तो उनको काम मिले। अगर सरकार ने ये वादा किया है कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो हम सरकार से आंख में आंख मिला करके सवाल पूछें कि ये महाराज बताइए हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा क्यों नहीं हुआ है। और अगर पैदा नहीं हुआ है तो झूठा को झूठा बोलेंगे, सच को सच बोलेंगे। आपको सर कलम करना है तो कलम कर दीजिए, लेकिन हम आपके सामने सर नहीं झुकाएंगे। हम इस आजाद देश में आजाद नागरिक की तरफ पैदा हुए हैं, हम आपके सामने झुकने वाले नहीं हैं। कि सरकार अगर मूर्ख हो गई है, सरकार अगर अपना ईमान अपने दोस्तों के हाथ में बेचती है, तो आप अपने दिमाग से काम लेना बंद नहीं कीजिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, हमको इस बात का शौक थोड़ी है कि हम अपने मुंह पर नकाब लगाए रखें। नया नया बच्चिया हो बच्चिया मट्टी। कई बार मास्क लगाते हुए ऐसा महसूस होता है कि मुंह में जाली लगा हुआ है, जैसे हम लोग घास चर लें। आपसे मैं आग्रह करता हूं और आप सबसे मैं कह रहा हूं कि बीमारी है, बीमारी अफवाह नहीं है। इस बीमारी के प्रति हम लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। जितना हो सके उसके नियमों को पालन करने की जरूरत है। कहते हैं बचेंगे तभी न रचेंगे, और अगर बच गए
इस महामारी से निकल गए तो कॉलर पकड़ करके इस सरकार से पूछेंगे कि बताओ हमारी दवाई कहाँ है, हमारी पढ़ाई कहाँ है। ये सवाल हम पूछेंगे। कि हम पूछेंगे कि आयुष्मान भारत से लोगों को ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला, आयुष्मान भारत से लोगों को एक इंजेक्शन क्यों नहीं मिला, आयुष्मान भारत से करोड़ों लाखों लोग तो बीमार हुए, लाखों लोगों की जो मौत हुई उनको इलाज क्यों नहीं मिला। ये सवाल हम ये सवाल पूछेंगे कि इस देश के अंदर लगातार नौजवान बेरोजगार होते जा रहे हैं। एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूं कि हर साल इस देश में 4.5 लाख इंजीनियर तैयार होते हैं। पिछले कई सालों से सरकार ने बेरोजगारों का कोई आंकड़ा नहीं दिया है। लास्ट आंकड़ा जो सरकार ने दिया था उसके हिसाब से 1,75,000 लोगों को नौकरी मिली है। मतलब बीटेक करने वाले को नौकरी नहीं मिल रहा है तो बताइए आईटीआई और पॉलिटेक्निक करने के बाद नौकरी कहां से मिलेगा। और जिनको नौकरी मिल गई है उनसे पूछ लीजिए कि रोज बरोज उनके अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं। अभी जब मंच पे मैं बैठा हुआ था तो डाकघर में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उन्होंने एक पत्र ला करके हमको दिया कि 11,000 रुपए की मांग को काम करना पड़ता है। धनाधन भी अगर रिचार्ज कराइएगा तो 600 रुपए का रिचार्ज लगता है। क्या 600 रुपए का खाली इनकमिंग कराने के लिए 79 रुपया का रिचार्ज कराना पड़ता है। पहले अंबानी जी कहते थे कर लो दुनिया मुट्ठी, और जब बीएसएनएल बिक गया, बीएसएनएल को ये कह करके बदनाम किया गया कि भाई साहब नहीं लगेगा। क्रिकेट खेलते थे तो क्रिकेट में हर बॉल के बाद, हर छक्का के बाद प्रचार आता था कनेक्टिंग इंडिया। बीएसएनएल के कनेक्टिंग इंडिया से जियो का लूटिंग इंडिया तक हिंदुस्तान पहुंच गया है। इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से एक तरफ आपको शिक्षा बेची गई, सरकारी स्कूलों को बंद किया गया, सरकारी अस्पतालों को बंद किया गया, और आप सोच करके हमको बताइए सरकारी स्कूल बंद होगा, सरकारी अस्पताल बंद होगा तो किनके बाल बच्चों की पढ़ाई नहीं होगा, इनका इलाज नहीं होगा, ये आप सोच करके बताइए। और कहते हैं कि सरकारी चीजें ठीक से काम नहीं करती, सरकारी अस्पताल अगर ठीक से काम नहीं करता तो उसका मतलब ये है कि सरकारी प्रधानमंत्री भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, सरकारी मुख्यमंत्री भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। और सरकारी नौकरी मिलना मतलब भगवान मिलना। लेकिन आप जान लीजिए सरकारी नौकरियों में भी मानदेय दिया जा रहा है, ठेका पर बहाली किया जा रहा है। और जिन लोगों को सरकारी नौकरी है एक कानून होगा, उनको पीएफ मिलता था, ग्रेच्युटी मिलता था, उनको बीमा मिलता था, उनको पेंशन मिलता था। जो नया बहाली हो रहा है उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। क्या पेंशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो बोलिए जोर से सरकार मुर्दाबाद। हमारे साथ आप भी कंधा से कंधा मिला करके खड़ा होइए, ये लड़ाई हम लड़ेंगे। हमारी लड़ाई समाज को बांटने की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई समाज में एकता को स्थापित करने की लड़ाई है। जो वर्दी पहन करके खड़ा है वो हमारे ही घर के भाई और बहन हैं, और हमारा ही भाई खेत में कुदाल लेकर के मजदूरी कर रहा है, किसानी कर रहा है। इस देश में जवान और किसान आपस में लड़ने वाले नहीं हैं। जय जवान जय किसान जय संविधान के नारे को हम बुलंद करेंगे, और इसी नारे के साथ हम हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे, उनके सपनों को पूरा करेंगे जिनके सपनों के लिए आज हम इस श्रद्धांजलि सभा में खड़े हुए। ये श्रद्धांजलि सभा कोई साधारण विरासत को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये श्रद्धांजलि सभा शहीद आजम भगत सिंह, महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विरासत को लेकर आगे चलने वाला यह श्रद्धांजलि सभा है। इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा। हमको यह बात अपने दिमाग में मजबूती से डालनी होगी कि अगर आज हम सचेत नहीं हुए, अगर आज की परिस्थितियों को अगर हमने ठीक से नहीं समझा तो वो दिन दूर नहीं है कि अंग्रेज आए थे भारत में व्यापार करने के लिए। आए थे ना, अंग्रेज आए थे भारत में व्यापार करने के लिए, और कब व्यापारी से राजा बन गए इस बात का हमको पता नहीं चला। ये भी आए हैं, ये मक्कालों से सावधान, ये भी आए हैं हमारा विकास करने के लिए, हमारा विनाश करेंगे और अपने लल्ला का विकास करेंगे। यह बात भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। हम लोगों को समझना पड़ेगा
कि हमारा बच्चा जब नौकरी देने के लिए जाता है, नौकरी देने के लिए जाएगा, बहाली में जाएगा, दौड़ेगा, उसका हाइट नापेंगे तो कहेंगे बाबू रे तुम्हारा अंगूठा टेढ़ है, 3 लाख रुपया, क्या बोलेगा 3 लाख रुपया दीजिए, अंगूठा सीधा हो जाता है, 3 लाख रुपया दीजिए, अंगूठा सीधा हो जाता है। तो मेरा बेटा का नौकरी देने के लिए आप अंगूठा चेक करते हैं, बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनने के लिए अमित शाह बेटा का माथा चेक किया गया कि नहीं किया गया है, यह सवाल हमको बताओ। ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को आप समझिए, ये समझिए कि आपका वोट और हमारा वोट, बाबू साहब का वोट, अम्बेडकर का वोट, छौड़ा का वोट, अपुरा का वोट, सबका वोट बराबर है। और ये वोट के बराबरी का अधिकार हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि अगर सरकार और बाबू लोग हमारा बात नहीं सुनता है, कान पकड़ करके उसको गद्दी से नीचे करेंगे, ये हमारा अधिकार।